मैं इंडियन रिवर को दो पार्ट में डिवाइड करूंगी, नॉर्दर्न रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स। नॉर्दर्न रिवर को स्टडी करने के लिए हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो बड़ी बड़ी रिवर सिस्टम्स हैं। इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। उसके बाद पेनिनसुलर रिवर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉर्दर्न रिवर और उसमें इंडस रिवर। इंडस रिवर खुद एक मेन रिवर और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज जो इंडिया में से गुजरती है। आफ्टर पार्टीशन 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, इंडो वाटर शेयरिंग ट्रीटी कह सकते हैं उसको, और उसके हिसाब से इंडस झेलम चेनाब पाकिस्तान को दी गई और रावी बियास सतलज जो है वो इंडिया को दी गई। इसमें यह है कि अगर इंडस झेलम चेनाब पाकिस्तान को दी गई है तो उसका मतलब ये नहीं कि इंडिया उसका जरा भी यूज नहीं कर सकता उसके पानी का। हम उसको ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इवन हाइडल इलेक्ट्रिसिटी से भी के लिए भी इन तीनों रिवर को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि इन तीनों रिवर के वाटर को हम डाइवर्ट नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे उनका जो मिनिमम वाटर लेवल पाकिस्तान में जो जाना चाहिए, वाटर वॉल्यूम वो जाना चाहिए, उसे डाइवर्ट करके हम तीनों को इंडिया में नहीं ला सकते, राइट। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी है। इंडस रिवर में कुछ दोआब बने। दोआब यानी दो यानी टू, आब यानी पानी। दो रिवर्स के बीच का जो रीजन होता है उसे दोआब कहते हैं, लेकिन उनके नाम कुछ ऐसे हैं कि नाम से आपको पता चल जाएगा कि वो कहां पर है। फर्स्ट इज अ चेज दोआब जो चेनाब और झेलम के बीच में है, राइट। चेनाब और झेलम। रेचना दोआब यानी कि रावी और चेनाब के बीच में है। बारी दोआब जो बियास और रावी के बीच में है, और बिस दोआब बियास एंड सतलज के बीच में। तो दोनों रिवर के नाम को ज्वाइन करके ये दोआब बनाए गए, सो इट्स इजी टू रिमेम्बर। अब ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं इंडस की। हमें बताएं इंडस यहाँ जम्मू कश्मीर के बाद यहाँ पे जो कैलाश रेंज है उसके नीचे है, कैलाश पिक के पास है मानसरोवर, वहां से इंडस ओरिजिनेट होती है। यहाँ से इंडिया में इस तरह से ये एंटर होती है। जब ये एंटर होती है तब उसकी लेफ्ट बैंक एक ट्रिब्यूटरी है जास्कर रिवर, जास्कर माउंटेन से निकलती है। और आगे चलते यहाँ पे बीच में लद्दाख रेंज जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इस लद्दाख रेंज के सदर्न साइड पे इंडस होती हुई जब लद्दाख रेंज कंप्लीट होती है तब यहाँ पर आती है। उसके ऊपर उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी श्योक रिवर सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और वो यहाँ लद्दाख रेंज के बाद इंडस से मिल जाती है। उसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी सुरू रिवर जिसपे कारगिल लोकेटेड है, वो उसकी ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है। जैसे मैंने पहले बताया पूरी रिवर ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, लेकिन सुरू रिवर वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, राइट। और इस तरह से वो मेन रिवर से मिल रही है, उसे उसको ऑब्सिक्वेंट रिवर कहते हैं। आगे जाने के बाद इंडस रिवर में यहाँ से हुमजा रिवर, हुमजा उसकी ट्रिब्यूटरी मिलती है, और मिलती है गिलगिट रिवर। गिलगिट इंडिया में उसकी लास्ट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद इंडिया यहाँ पे इंडस रिवर पाकिस्तान में मर्ज हो जाती है। सुरू रिवर पे कारगिल लोकेटेड है, प्लस एक डैम है चुतक। इंपॉर्टेंट उसकी ट्रिब्यूटरी वो है झेलम। झेलम यहां से इस तरह से ओरिजिनेट होती है। इस रीजन को वेरीनाग रीजन कहते हैं। वेरीनाग से झेलम ओरिजिनेट होती है, लाइक श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन झेलम। एक ऊपर की इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कृष्णा, वो यहां से ओरिजिनेट होती है। अराउंड इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे वो उससे मर्ज होती है। ये कृष्णा वाटर या कृष्णा रिवर जो है वो लास्ट ईयर न्यूज में थी, बिकॉज इंडिया ने कृष्ण गंगा जो रिवर है उसके ऊपर डैम बनाया था, और उस डैम की वजह से पाकिस्तान ने इंडिया पे जो है वो केस किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। एक्चुअली केस इस प्रकार का था कि हमें पता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें ये झेलम रिवर है वो पाकिस्तान को दी गई। इसका मतलब यह कि हम झेलम रिवर के पानी को इंडिया में डाइवर्ट नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया ने क्या किया कि ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं वो इस तरह से उन्हें कैनाल बनाई है, यानी कि कृष्ण गंगा का पानी हम इस कैनाल से होते हुए झेलम रिवर में दे रहे हैं। यानी कि उसी की ट्रिब्यूटरी जो आगे मिलने वाली है हम उसी का पानी पहले से झेलम में पहुंचा रहे हैं। यानी कि मेन रिवर जब पाकिस्तान में एंटर होगी तब उसका पानी का वॉल्यूम में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। यहां से पास होते हुए इंडिया जो है यहाँ पे इस कैनाल में हाइडल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, और इसकी वजह से ये थोड़ा सा डाइवर्जन करने की वजह से पाकिस्तान ने ये क्लेम किया कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी का जो है वायोलेशन किया है, और इसीलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में उसने केस किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आपको पता होना चाहिए
ये कोर्ट सिर्फ उसी केसेस को हैंडल करती है, रिजॉल्व करती है जो बायलैटरल या मल्टीलेटरल ट्रीटी से रिलेटेड होता है। ट्रीटी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस कोर्ट में जाया जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने बताया कि लास्ट ईयर उसका वर्डिक्ट आया था और उसने बताया कि इंडिया जो भी कर रहा है इट्स कम्प्लीटली वैलिड अंडर द ट्रीटी। इंडिया यहां से डाइवर्ट कर रहा है, मेन रिवर में वो जा रहा है। सिर्फ इतना बताया कि इंडिया जिस टेक्निक से ये डैम जो डेवलप किया उस टेक्निक को बदलना है, अदरवाइज इट्स रियली ओके। अब ये पाकिस्तान ने ऐसा पहली बार नहीं किया है कि इंडिया के खिलाफ इस तरह की वाटर डिस्प्यूट का वायोलेशन लिखकर गया है। आगे हम देखेंगे चेनाब रिवर पे भी बगलीहार डैम बनाया था, उस टाइम पे भी पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इंडिया के अगेंस्ट में केस किया था। उस बार भी वो हार गया था, इस बार भी हार गया, लेकिन वो नहीं सुधरेगा एंड उसे कोई भी मौका मिलेगा तो वो केस करता ही रहेगा। चेनाब रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी, उसके दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज है, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा दोनों मिलके चेनाब रिवर बनती है। चंद्रा जो रिवर है जोजिला पास यहाँ पे है, वहां से निकलती है, और भागा जो रिवर है वो बारालापचला यहाँ पे एक पास है, वहां से निकलती है। दोनों चंद्रा और भागा मिलके चेनाब रिवर बनाती है। यहाँ पे भी मैंने जैसे बताया बगलीहार डैम है, यहाँ पे दुल्हास्ती डैम है, सलाल डैम है। आप इन सारे डैम्स के लोकेट कीजिएगा अपने मैप में, अपने एटलास में। उसके बाद की ट्रिब्यूटरी रावी। रावी जो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास है, रोहतांग पास से निकलती है। यहाँ पे ऊपर है पीर पंजर रेंज, नीचे है धौलाधर रेंज। तो पीर पंजर और धौलाधर के बीच में से ये रावी रिवर है वो पास होती है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर ये चंबा जो है वो इस रावी रिवर पे लोकेटेड है। चंबा इज वेरी फेमस हिल स्टेशन, वो इस रावी रिवर पे लोकेटेड है। उसके बाद है बियास। बियास भी हिमाचल प्रदेश के उस रोहतांग पास से ही निकलती है। रावी उससे नॉर्थ साइड से निकलती है, बियास उसके सदर्न साइड से निकलती है, राइट। और बियास जो है पूरी की पूरी इंडिया में है, और वो सतलज रिवर से नीचे पंजाब में हरिके के पास मर्ज हो जाती है, राइट। इस एंटायरली इन इंडिया। बियास की एक ट्रिब्यूटरी है परबाती, वहां उस परबाती रिवर पे कुल्लू लोकेटेड है। उसके बाद सतलज। सतलज इंडस की तरह मानसरोवर लेक, कैलाश रेंज को मानसरोवर लेक, वहां से सतलज जो है वो ओरिजिनेट होती है। इंडिया में शिप किला पास में से वो निकल के यहाँ पे इंडिया में एंटर करती है। उसके ऊपर ही थोड़ी सी ऑरेंज लाइन देख रहे हैं, वो उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, स्पीटी उसका नाम है। उसके बाद सतलज इस तरह से पूरी हिमाचल प्रदेश और पंजाब से पास होती हुई पाकिस्तान में मिल जाती है। नेपथा जाखरी डैम सतलज पर लोकेटेड है। प्रीलिम 2009 क्वेश्चन, which one of the following rivers does not originate in India? बियास। बियास हमने देखा हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में से ओरिजिनेट होती है। चिनाब, चंद्रा एंड भागा हमने देखा दोनों हेडवर्ड्स जोजिला पास और बारालापचला पास जम्मू एंड कश्मीर वहीं से ओरिजिनेट होती है। रावी रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है। सतलज मानसरोवर लेक इन तिब्बत वहां से लोकेट होती है, ओरिजिनेट होती है, तो आंसर विल बी सतलज। Prelim 2006 question, from north to south, which one of the following is the correct sequence of given rivers in India? श्योक, स्पीटी, जास्कर, सतलज। श्लोक मैंने बताया इंडस की ट्रिब्यूटरी है जो नदर्न साइड पर आती है। स्पीटी सतलज की ट्रिब्यूटरी है लेकिन सतलज से नदर्न साइड पर है। जास्कर इंडस की ट्रिब्यूटरी है लेकिन श्लोक पहले आएगी, फिर इंडस आएगी और फिर नीचे आएगी जास्कर। श्योक, जास्कर, स्पीटी, सतलज, या पहले आएगी नॉर्थ में जास्कर, श्लोक, सतलज, स्पीटी, या होगी जास्कर, सतलज, श्लोक और स्पीटी। तो सबसे पहले मैं देखूंगी तो इंडस से भी ऊपर आएगी श्योक, राइट। तो श्योक पहले है तो सी और डी तो पहले मैं कैंसिल कर दूंगी। श्लोक पहले आएगी, श्योक उसके बाद इंडस आएगी और इंडस के बाद आएगी जास्कर। तो श्योक के बाद आएगी जास्कर, सतलज के ऊपर की उसकी स्पीटी एंड देन सतलज। सो आंसर विल बी। इंडस रिवर सिस्टम को हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ विल सी द गंगा सिस्टम। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर में से ओरिजिनेट होती है, लेकिन गंगोत्री में से जो ओरिजिनेट होती है उसे भागीरथी कहते हैं, नॉट गंगा। और भागीरथी एक और रिवर अलकनंदा से मिलती है, उसके बाद वो गंगा कहलाती है। अभी अलकनंदा जो रिवर है वो बद्रीनाथ में से ओरिजिनेट होती है। हमारे जो 4 धाम है वो यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले मैं बद्रीनाथ से या अलकनंदा से स्टार्ट करूंगी। बद्रीनाथ से
अलकनंदा जो है वो ओरिजिनेट होती है, वो आगे जाके धौली गंगा रिवर से मिलती है। और धौली गंगा और अलकनंदा जहां पे मिलते हैं उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। दोनों ही कंबाइंड ही फिर अलकनंदा के नाम से जानी जाएगी। अलकनंदा जब आगे चलती है तब एक पिंडर रिवर, एक पिंडर ग्लेशियर है, वहां से एक पिंडर रिवर निकलती है और अलकनंदा से मर्ज होती है। जहां पे अलकनंदा और पिंडर मिलते हैं उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। कंबाइनली फिर वो अलकनंदा कहलाएगी। फिर अलकनंदा एक और रिवर मंदाकिनी से मिलेगी। मंदाकिनी ओरिजिनेट होती है केदारनाथ से, तो केदारनाथ से जो मंदाकिनी मिलेगी और बद्रीनाथ से जो अलकनंदा आएगी, उनका जो मर्जिंग होगा, मीटिंग प्लेस होगा, उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। कंबाइनली फिर भी वो अलकनंदा कहलाएगी। और अलकनंदा और भागीरथी जहां पे मर्ज हो गए उसे देवप्रयाग कहते हैं। दिस आर ऑल प्रयाग्स एंड ऑल दी धाम्स ऑफ आवर इंडिया, राइट। ये प्रयाग आप याद रख सकते हैं, कौन कौन सी रिवर किस प्रयाग पे मिल रही है। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, राइट। यहाँ पे देवप्रयाग के बाद जो रिवर है वो गंगा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद वो प्लेन रीजन में हरिद्वार के पास से वो एंटर करेगी। गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बहुत सारी है, उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बहुत ही कम है, राइट। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से उसकी रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक और कोसी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना, सोन और हुगली। वन बाय वन इसे स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम जानते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघर या सरयू, गंडक और कोसी। इस सबसे डार्केस्ट लाइन है वो गंगा है, वो गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद सबसे पहली यहाँ पे एक रिवर, छोटी सी ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, उत्तराखंड में से निकलती है, इंडिया में से, ये पूरी की पूरी इंडिया में है, ये रामगंगा है। उसके बाद एक रिवर है, सॉरी, उसके बाद यहाँ पे नीचे गोमती आएगी, यूपी, नॉर्दर्न यूपी में से ओरिजिनेट होती है, राइट। उसके बाद घाघर, नेपाल तिब्बतन बॉर्डर में से ये निकलती है। उसकी एक ब्रांच इंडिया और नेपाल के बॉर्डर बनाती है, काली रिवर, और दूसरी करनाली। काली और करनाली इंडिया में आकर घाघर बनती है और इंडिया में यहाँ पे मिलती है। उसके बाद गंडक रिवर तिब्बत में से निकलती है, नेपाल को क्रॉस करती हुई इंडिया में। एंड देन कोसी रिवर, वो भी अराउंड नेपाल तिब्बतन बॉर्डर से निकलती है, इंडिया में मर्ज होती है। तो दिस आर ऑल द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। सबसे पहले चलते हैं रामगंगा एंड गोमती पे। ये यूपी का मैप है, इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड है और यहाँ पे है पूरा नेपाल। रामगंगा यहाँ उत्तराखंड में से निकलती है और यहाँ पे गंगा पे मिलती है। यहाँ पे उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन से वो निकलती है, राइट। गोमती नॉर्दर्न यूपी से निकलती है और यहाँ पे यूपी में मिलती है। लखनऊ जो है वो गोमती पे लोकेटेड है, राइट। बोथ एंटायरली ओरिजिनेट इन इंडिया, एंटायरली लोकेटेड इन इंडिया। उसके बाद की घाघर। घाघर जैसे मैंने बताया उसकी हेडवर्ड स्ट्रीम काली और करनाली से मिलती है। करनाली यहाँ पे मानसरोवर के सदर्न साइड पे एक पीक है गुरला मांदाता। गुरला मांदाता से करनाली जो है वो ओरिजिनेट होती है, राइट। और यहाँ पे इंडिया या उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे यहाँ से काली रिवर निकलती है। नेपाल में उसे काली कहते हैं, इंडिया में आते उसे शारदा या सरयू कहते हैं। ये काली और करनाली मिलकर घाघर रिवर बनती है। और एक इसकी ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी राप्ती, वो इस तरह से मिलती है, राइट। हेडवर्ड स्ट्रीम काली करनाली। अयोध्या, फैजाबाद, राइट, ये दोनों ही सिटीज जो है वो घाघर रिवर पे लोकेटेड है। अयोध्या आप कह सकते हैं शारदा या सरयू पे लोकेटेड है, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद गंडक रिवर। गंडक रिवर हम देखकर नेपाल तिब्बत बॉर्डर से वो ओरिजिनेट होती है। काली, गंडक, त्रिशूली, ये सारी उसकी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये सारी ट्रिब्यूटरी नेपाल में है, सो इट्स ओके कि हम उसमें ज्यादा ध्यान ना दें उसकी ट्रिब्यूटरी पे। ये जो है पटना में गंडक गंगा से मर्ज हो जाती है, राइट। तो पटना के अराउंड गंडक इंडिया में मर्ज होती है। उसके बाद कोसी रिवर, मैंने बताया था इट इज सोर ऑफ बिहार। वो जानी जाती है अपनी शिफ्टिंग कोर्स की वजह से। कोसी यहाँ तिब्बत रीजन से निकलती है एज ए सप्तकोशी, यानी 7 कोशी, यानी 7 स्ट्रीम से वो निकलती है। और 7 स्ट्रीम की फिर 3 स्ट्रीम बनती है त्रिवेणी इन नेपाल, और फिर इन 3 स्ट्रीम का मर्जिंग होके कोसी बनती है और इंडिया में एंटर करती है। इन सभी स्ट्रीम के नाम जानने के लिए जरूरी नहीं, क्योंकि वो सारी स्ट्रीम इंडिया में लोकेटेड नहीं है। इंडिया में वो पूरी मर्ज होकर कंबाइंड कोसी ही एंटर करती है, राइट। हमने देखा था कि कोसी जो है काफी हिली रीजन से पास होती है, सिर्फ बहुत ही छोटा सा प्लेन रीजन उसे मिल पाता है। यहाँ पे
कोसी जो रिवर है उसका वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है पानी का, और पूरे हिली रीजन से पास होते हुए उसके पास सेडिमेंट से बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जैसे प्लेन रीजन में आती है बहुत ज्यादा वॉल्यूम और सेडिमेंट यहाँ पे डिपोजिट होता है, और इसीलिए बहुत ही जल्दी इस सेडिमेंट के डिपोजिशन की वजह से उसका जो बेसिन है, रिवर बेसिन, बहुत ही जल्दी उसकी डेप्थ कम हो जाती है, शैलो बन जाता है, और इसीलिए उसका जो कोर्स है, रिवर कोर्स, वो चेंज होता रहता है, शिफ्टिंग कोर्स होता है, और इसीलिए उसकी फ्लड के लिए जानी जाती है। उसका कोई परमानेंट, इसका कोई रिवर कोर्स नहीं है कोसी का। उसके बाद हम चलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट यमुना, देन सोन एंड देन हुगली। सबसे पहले चलते हैं यमुना। यमुना, यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर है, उसका एक पीक है बंदरपूछ पीक। तो उस पीक के अराउंड ये यमुना हमारी ओरिजिनेट होती है, राइट। उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है टोन्स। टोन्स यहाँ ऊपर बहुत ही छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, उसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, नॉर्थ में बंदरपूछ के पास से निकलती है ये। उसके बाद यमुना की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो हमने विंध्यन रेंज में देखा था, चंबल, सींध, बेटवा और केन, ये यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। चंबल जो मेन रिवर है उसकी एक ट्रिब्यूटरी बनास, वो यहाँ पे अरवल्लीज में से निकलती है। उसके अलावा चंबल की काली सिंध, परबाती, ये सारी ट्रिब्यूटरीज विंध्यन से निकलती है। देन सिंध, बेटवा की ट्रिब्यूटरी धसल, केन, ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम विंध्यन रेंज। हमने अभी जाना चंबल किस लिए जाने चाहते हैं, चंबल के बेडलैंड से, राइट। यहाँ पे जो सॉइल या गली इरोजन हो चुका है उसके लिए। इंपॉर्टेंट सेकंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, सोन। सोन हमने देखा था अमरकंटक प्लेट्यू में से निकलती है। अमरकंटक प्लेट्यू में से दो रिवर्स निकलती है, नॉर्दर्न साइड पे सोन, सदर्न साइड से नर्मदा। नॉर्दर्न साइड पे इस तरह से सोन निकलती है। अमरकंटक प्लेट्यू के ऊपर है बाघेलखंड प्लेट्यू, और वहां पे लोकेटेड है छोटी सी हिल कैमूर हिल्स। इन दोनों का बाईपास करती हुई लेफ्ट हैंड साइड से सोन निकलती है, और फिर पटना के पास यहाँ गंगा में वो मर्ज होती है। सोन की एक दूसरी ट्रिब्यूटरी है, वो यहाँ पे इस बाघेलखंड और कैमूर हिल्स से राइट हैंड साइड पर एक और हिल है रामगढ़ हिल्स, वहां से निकलती है, वो है रिहांद, इसकी ट्रिब्यूटरी, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी उसकी, और वो सोन से मर्ज होती है। इस रिहांद पे गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम इस पे लोकेटेड है। इसकी और एक ट्रिब्यूटरी मैंने बताई थी, नॉर्थ कोयल, जो छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती थी, राइट। साउथ कोयल जो थी वो ब्रह्माणी की ट्रिब्यूटरी थी। हुगली रिवर, थर्ड इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। मैंने पहले बताया था कि हुगली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, राइट। ट्रिब्यूटरी वो होती है जो मेन रिवर में अपना पानी कंट्रीब्यूट करती है, कहीं और से वो निकलती है और पानी मेन स्ट्रीम में जो है कंट्रीब्यूट करती है। डिस्ट्रीब्यूटरी उससे उल्टा काम करती है, मेन रिवर से पानी निकाल लेती है और खुद ही अपना कोर्स बना के मर हो जाती है। तो ऐसी उल्टी ट्रिब्यूटरी को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हमारा जो गंगा है, जैसे ही वो यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर करती है, उससे पहले यहाँ पे हुगली उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है। उसकी एक ट्रिब्यूटरी है अजय, और कोलकाता जो है वो हुगली रिवर पे लोकेटेड है। प्रीलिम 2012 क्वेश्चन, रिवर्स दैट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश आर, कौन सी रिवर हिमाचल प्रदेश से पास होती है। ये देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको स्टेट वाइज भी इन रिवर्स का पता होना चाहिए। सिर्फ गुजरात के बारे में पता हो तो इट्स वॉन्ट बी इनफ। फर्स्ट इज बियास एंड चेनाब, बी बियास एंड रवि, सी चेनाब रवि सतलज, या डी बियास चेनाब रवि सतलज एंड यमुना। अभी हिमाचल प्रदेश में बियास और रावी के लिए हमने देखा था कि वो रोहतांग पास से पास होती है, ओरिजिनेट होती है, जो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो रावी और बियास तो आना ही चाहिए, राइट। और सतलज तो पूरी शिपकिला पास ही हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश से होती हुई वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश होती पंजाब में मिलती है। तो रावी, बियास और सतलज आना चाहिए। वैसा ऑप्शन वैसे सिर्फ डी में है। इसके अलावा भी हम देखेंगे चेनाब और यमुना भी हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। चेनाब की हमने दो हेडवेट ट्रिब्यूटरीज कहती, चंद्रा और भागा। वो भागा जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो चेनाब इज ऑल्सो लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। देन यहाँ पे रोहतांग पास है रावी एंड बियास, राइट। यहाँ से जो है सतलज रिवर शिपकिला पास से निकलती हुई यहाँ से निकलती है, उसके ऊपर की स्पीटी ट्रिब्यूटरी यहाँ पे लोकेटेड है। सो द आंसर विल बी डी, चेनाब, रावी, बियास, सतलज। और यमुना सिर्फ उसको टच करती है, उसके बॉर्डर पे। उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है, लेकिन यमुना
उसके थोड़े से बॉर्डर रीजन को कट करती हुई निकलती है। तो यमुना भी हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। 2010 क्वेश्चन, रिवर्स दैट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश, तो उसका आंसर आएगा ऑल द रिवर्स। इंडस और गंगा सिस्टम हमने देख लिया। क्विकली विल सी द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर कैलाश रेंज के पास से निकलती है, राइट। ग्लेशियर का नाम है चेमायंगदुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश। यहां से जब निकलती है तब तिब्बत में उसका नाम यारलंग जांगपो होता है, राइट। जब वो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब उसका नाम बनता है दिबांग, सॉरी इट इज दिबांग नॉट दिहांग। और फिर जब वो सदिया में यानी यहाँ पे आसाम में एंटर होती है सदिया के पास में, तब उसका नाम ब्रह्मपुत्र बनता है। और जब वो बांग्लादेश में एंटर करेगी तब उसका नाम जमुना बन जाता है, राइट। तो सबसे पहले उसका नाम होगा यारलंग जांगपो, देन दिबांग, देन ब्रह्मपुत्र और फिर जमुना। उसके सारे ट्रिब्यूटरीज हमने पहले पूर्वांचल को स्टडी करते हुए समझ ली थी। जो उसकी इस तरह के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, मानस और सुबनसिरी उसकी फेमस ट्रिब्यूटरीज है, राइट। मानस यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, मानस सेंचुरी राइनोज के लिए जानी जाती है। सुबनसिरी, उसके अलावा उसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है दिहांग, लोहित, दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में। देन धानसिरी एंड कपिली, ये दोनों उसकी रिवर है। हमने देखा था कि ये जो ट्रिब्यूटरीज है नॉर्दर्न साइड पे वो हिमालयाज में से आती है, बहुत स्टीप स्लोप से जो है वो गुजरती है। लेकिन ये ट्रिब्यूटरीज लो लाइंग या कम हाइट वाली पूर्वांचल में से निकलती है, फिर आसाम के प्लेन में से पास होती है, इसलिए ग्रेजुअल स्लोप बनाती हुई निकलती है। तो दिस आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र फिर यहां से बांग्लादेश में एंटर करती है एज ए जमुना। गंगा और जमुना कंबाइनली कॉल्ड पद्मा। फिर पद्मा में और एक रिवर मेघना बांग्लादेश की मिलती है और कंबाइन ये सारी रिवर नोन एज मेघना। और मेघना नाम से वो बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है। तो पहले बनती है गंगा जमुना से पद्मा, पद्मा और मेघना से मेघना, और देन इट मर्जेस टू बे ऑफ बंगाल, राइट। बे ऑफ बंगाल में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है उसे हम पहले भी देखा था, इसे कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, राइट। बहुत ही डिसेक्टेड है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। 2014 क्वेश्चन, कंसिडर दिस रिवर्स, रिवर बरक, रिवर लोहित, रिवर सुबनसिरी, विच ऑफ द अबव फ्लोज और फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अब लोहित और सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है और हमने देखा कि वो अरुणाचल प्रदेश से ही निकलती है। लेकिन व्हाट अबाउट बरक? बरक रिवर ब्रह्मपुत्र की कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट रिवर है जो नागा हिल से निकलती है, इस तरह से आसाम से होते हुए, मिजोरम से होते हुए यहाँ पे म्यांमार में जाती है और म्यांमार के बाद वो बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज इन नागा हिल्स या नागालैंड में लोकेटेड है। वो अरुणाचल प्रदेश में बरक रिवर जो है लोकेटेड नहीं है। तो आंसर सिर्फ होगा बी, यानी कि लोहित और सुबनसिरी। नॉर्दर्न रिवर्स हमने देख ली। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 10 मिनट्स और हम पेनिनसुलर रिवर को स्टार्ट करेंगे। नॉर्दर्न रिवर्स को हमने देख लिया इंडियन रिवर्स में। अब हम चलते हैं पेनिनसुलर रिवर की तरफ। पेनिनसुलर रिवर्स को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सबसे पहले हम देखें यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर्स जो है उनमें दो टाइप्स के, वेस्टर्न फ्लोइंग एंड ईस्टर्न फ्लोइंग। हम यहाँ आगे देखेंगे तो जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो बहुत ही कम है और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर के नंबर्स बहुत ज्यादा है। उसका रीजन हमने देखा था जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी कि जब वेस्टर्न घाट्स का डेवलपमेंट हुआ तो इंडियन प्लेट जो है वो इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट टिल्टेड हुई थी और उसकी वजह से जो पूरे पेनिनसुला का या सदर्न पेनिनसुला ले सकते हैं आफ्टर सतपुरा या विंध्या, पूरा स्लोप कुछ इस तरह से बना था कि साउथ ईस्ट की तरफ हमारा प्लेटू जो है वो टिल्टेड है और इसकी वजह से यहाँ पे जो भी रिवर ओरिजिनेट होती है मोस्टली सारी यहाँ पे इसी तरह से फ्लो होते हुए साउथ ईस्ट फ्लो को स्लोप को वो फॉलो करते हुए बे ऑफ बंगाल में मिलती है, राइट। सिर्फ वही रिवर जो वेस्टर्न घाट से निकलती है, बहुत ही छोटी छोटी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, सिर्फ ऐसी ही रिवर ही यहाँ पे वेस्टर्न घाट में जो ओरिजिनेट वही सिर्फ अरेबियन सी में मिलती है, राइट। तो इसलिए नर्मदा, तापी और उसके अलावा यहाँ पे छोटी छोटी रिवर्स सिर्फ वही वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है। बाकी सारी हमारी पेनिनसुलर रिवर जो है वो सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, मर्जिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। सबसे पहले मैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर में लेती हूँ नर्मदा। नर्मदा रिवर
अमरकंटक प्लेट्यू में से निकलती है। पहले भी देखा, अमरकंटक जो है वहां से दो रिवर निकलती है। एक सोन रिवर जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, नॉर्दर्न साइड पे वो जाती है। सदर्न साइड से अमरकंटक में से जो रिवर ओरिजिनेट होती है नर्मदा, और नर्मदा विंध्या और सतपुरा के बीच में जो रिफ्ट वैली है वहां से पास होती हुई यहाँ पे गुजरात में आती है। वहां पे उसे सरदार सरोवर डैम है उस पे, और फिर भरूच के पास में वो मर्ज होती है। हमने देखा था उसके माउथ पे आलिया बेटे जहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो पाया गया है। तो इस तरह से वो एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों स्टेट में से पास होती है। उसे बहुत सारे डैम्स भी हैं नर्मदा पे, वो आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे फॉल्स भी है नर्मदा पे डेवलप हुए, क्योंकि वो रिफ्ट वैली में से पास होती है। तो रिफ्ट वैली में से जो भी उसकी एज इस तरह की आएगी तो वहां पे फॉल्ट डेवलप होगा, राइट। तो ऐसा ही फेमस एक फॉल्ट है धुआंधार फॉल्ट इन एमपी, भरूच के पास में वो मर्ज हो जाती है नर्मदा रिवर। नर्मदा के ऊपर प्रीलिम 2013 में क्वेश्चन आया है, नर्मदा रिवर फ्लोज टू ईस्ट टू वेस्ट व्हाइल मोस्ट ऑफ द अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लो वेस्ट टू ईस्ट, व्हाई? यानी नर्मदा ही सिर्फ क्यों ईस्ट टू वेस्ट जाती है, बल्कि और सारी पेनिनसुलर रिवर तो वेस्ट टू ईस्ट जाती है। इट ऑक्यूपाइज लीनियर रिफ्ट वैली, इसकी वजह से, क्योंकि इट फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा, क्योंकि इसका लैंड स्लोप वेस्ट की तरफ है फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। अब देखिए, अगर विंध्या और सतपुरा के बीच में से पास होती है तो ये नहीं बताती कि उसका स्लोप या वो वेस्टर्न की साइड पे जाने चाहिए, ईस्टर्न की साइड पे जानी चाहिए, राइट। अगर उसके बीच में भी फ्लो करती है तो वो वेस्ट टू ईस्ट भी जा सकती है, विंध्या और सतपुरा के बीच में है तो। लेकिन नर्मदा जो है वो ऐसी रिफ्ट वैली में से पास होती है जो विंध्या और सतपुरा के बीच में, जिसका स्लोप उस तरह से है कि वो अरेबियन सी से मिलती है। रिफ्ट वैली में होना यानी बनी बनाई हुई वैली जो है वो पहले से बनी हुई होती है और वहां से नर्मदा पास होती है। उसे खुद वहां पे ज्यादा इरोजन करने का स्पेस नहीं होता है, राइट। तो वैली को फॉलो करती हुई नर्मदा पास होती है, राइट। इसीलिए वो वेस्ट टू ईस्ट जाती है। सो द आंसर विल बी ए, वन ओनली। 2009, at which one of the following places do two important rivers of India originate? कौन सी ऐसी जगह है जहां से दो रिवर का ओरिजिन होती है वहां पे, जिसमें से वन ऑफ देम फ्लोज टूवर्ड नॉर्थ एंड मर्ज विथ अनदर इंपॉर्टेंट रिवर जो फ्लो करती है टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, राइट। और दूसरी ऐसी अनदर वन जो फ्लोज टूवर्ड्स अरेबियन सी। तो ऐसे अगर हम देखें अमरकंटक प्लेट्यू का अगर हम ट्राई करें तो उसमें से सोन रिवर निकलती है नॉर्दर्न साइड पे, गंगा से मिलती है जो बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है, और सदर्न साइड से नर्मदा निकलती है जो बे ऑफ अरेबियन सी में मिलती है। बद्रीनाथ से सिर्फ हम देखा तो एक ही रिवर मिलती है, ओरिजिनेट होती है अलकनंदा, राइट। महाबलेश्वर में हमें देखेंगे कि वहां पे गोदावरी और वो वहां से ओरिजिनेट होती है, लेकिन दो रिवर नहीं होती, सिर्फ एक ही रिवर ओरिजिनेट होती है। नासिक, ये नासिक यानी त्र्यंबकेश्वर, वहां से कावेरी ओरिजिनेट होती है, लेकिन ये सारे सिर्फ एक ही रिवर ओरिजिनेट होती है। तो आंसर विल बी, जो फिट होता है हमारे क्वेश्चन में, वो है ए, अमरकंटक प्लेट्यू। वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर में तापी, तापी जो सतपुरा की एक प्लेट्यू था अमरकंटक जहां से नर्मदा निकलती है, दूसरा एक प्लेट्यू है बेतुल प्लेट्यू जहां से तापी निकलती है। तापी कुछ इस तरह से निकलती है कि हमने सतपुरा की 4 रेंजेस देखी थी, राजपीपला, यहाँ पे गाविलगढ़, फिर महादेव और मैकान। तो यहाँ पे जो गाविलगढ़ है वहां से हम देखें उसके ऊपर ये बेतुल प्लेट्यू है, और बेतुल प्लेट्यू में से यहाँ से तापी रिवर निकलती है। उसी एक और इम्पोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पूर्णा, वो इस गाविलगढ़ रेंज में से निकलती है। गाविलगढ़ जैसे खत्म होता है दोनों मर्ज होती है, और इस तरह से वो राजपीपला रेंज के साउथ साइड से निकलती है और सूरत के पास मर्ज होती है। अब हमने कहा था कि सतपुरा के सदर्न साइड से तापी निकलती है, तो हम देखेंगे तो ये बीच में से ओरिजिनेट होती है बेतुल प्लेटाओ से, यानी कि गाविलगढ़ से नॉर्थ साइड से तापी ओरिजिनेट जरूर होती है, लेकिन उसका पूरा कोर्स सतपुरा के नीचे ही है, राइट। तो इसीलिए हम जनरली ऐसा कहते हैं कि तापी जो है सतपुरा से सदर्न साइड पे फ्लो करती है, और सतपुरा और विंध्या के बीच में नर्मदा फ्लो करती है, राइट। 3 स्टेट में से पास होती है, एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। 2 और छोटी पेनिनसुलर रिवर जो अरेबियन सी में मिलती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वो है साबरमती एंड मही। 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ गुजरात। साबरमती यहाँ अरवली से निकलती है और फिर अहमदाबाद से पास होती हुई यहाँ पे गल्फ ऑफ खंभात में मिलती है।
मही रिवर जो है वो यहाँ पे विंधन में से ओरिजिनेट होती है और इस तरह से यू बैंड होके यहाँ पे गुजरात में बड़ौदा से पास होती है और गल्फ ऑफ खंबात में मिलती है। उसके बाद की दो और छोटी छोटी पेनिनसुलर रिवर जो रिवर्स गोवा के लिए इंपॉर्टेंट है और वो रिवर्स है मांडोवी एंड जुआरी। ये गोवा का मैप है और यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं छोटी सी रिवर है मांडोवी और नीचे रिवर है जुआरी। ये दोनों ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और अरेबियन सी से मिलती है। कर्नाटक की इंपॉर्टेंट रिवर, कर्नाटक के ऐसी रिवर जो वेस्ट फ्लो करती है, यानी कि यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है वहां से ऐसी रिवर ओरिजिनेट होती है कर्नाटका में। ऊपर है काली नदी, उसके बाद शरावती और फिर नेत्रावती रिवर। जो शरावती रिवर है वहां पे इंपॉर्टेंट फॉल है जॉग फॉल, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट फॉल है, और शरावती। उसके बाद केरला की इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर हमने पहले देखा पेरियार रिवर जो अन्नामलाई से निकलती है। पेरियार रिवर यहाँ पे वेम्बनाड लेक के माउथ के पास मर्ज होती है। पेरियार रिवर इज इम्पोर्टेंट फॉर केरला इन इरिगेशन, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी पेरियार रिवर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नीचे एक रिवर है कार्डेमम से हिल से निकलती है पंबा रिवर, जो वेम्बनाड लेक के यहाँ पे ओरिजिन जहाँ पे दिख रहा है वहां पे मर्ज होती है। टू इम्पोर्टेंट रिवर पंबा एंड पेरियार जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही छोटी छोटी रिवर्स हैं जो वेस्टर्न घाट से निकलती है जनरली, एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी, और अरेबियन सी से मिलती है। इनकी लेंथ इतनी कम है कि इनके पास अलुवियल डिपॉजिट जो बनना चाहिए वो होता ही नहीं है, राइट। इसीलिए वो बड़े से डेल्टा वो क्रिएट नहीं कर पाती। अब हम चलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पे जो कंपेरेटिवली लार्ज रिवर्स है। लेकिन ईस्टर्न साइड से फर्स्ट शुरुआत करते हैं हम दामोदर रिवर से। यहाँ पे वेस्ट बंगाल रीजन में दामोदर रिवर है। हमने जियोलॉजिकल हिस्ट्री में देखा था कि यहाँ पे रिफ्टिंग हुई थी, राइट। कोल रिजर्व मिलते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू से बैराकर उसकी ट्रिब्यूटरी और दामोदर खुद दोनों इस छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिन होते हैं और यहाँ से वेस्ट बंगाल से पास होते हुए यहाँ पे सुंदरबन एरिया के अराउंड वो मर्ज होती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए पूरा रीजन जाना जाता है बिकॉज ऑफ आयरन एंड कोल रिजर्व। उसके बाद की स्वर्ण रेखा, बैतराणी और ब्रह्माणी रिवर्स, यहाँ वेस्ट बंगाल के बाद में यहाँ पे उड़ीसा रीजन और वेस्ट बंगाल के बीच में ये सारे रिवर्स लोकेटेड है। ये रिवर भी छोटा नागपुर प्लेट्यू में से ओरिजिन होती है। हमने देखा था छोटा नागपुर प्लेट्यू रेडियल ड्रेनेज है, राइट। छोटा नागपुर प्लेट्यू के दो रीजन बने, ऊपर का नॉर्दर्न रीजन हजारीबाग प्लेट्यू, साउथ का है रांची प्लेट्यू। तो सुवर्ण रेखा जो है यहाँ पे पहली वो रिवर यहाँ इस रांची प्लेट्यू से निकलती है, राइट। उसके बाद छोटी सी रिवर है बैतराणी, वो यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो सदर्न एज है, हमने कहा था गरजात हिल, गरजात हिल छोटा नागपुर प्लेट्यू का एज है, राइट। इट्स नॉट अ सेपरेट हिल। इसी तरह यहाँ पे ऊपर होगा राजमहल हिल्स जो छोटा नागपुर का नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड की एज है। तो इसी तरह की जो सदर्न एज है गरजात हिल्स, वहां से बैतराणी निकलती है। उसके बाद की इंपॉर्टेंट जो रिवर है ब्रह्माणी, ब्रह्माणी की दो ट्रिब्यूटरीज जो है वो भी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। एक तो हमने देखी थी साउथ कोयल, राइट। नॉर्थ कोयल हमने देखी थी वो सोन, ऊपर की सोन जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी थी, और हमने देखा था कि साउथ कोयल वो ब्रह्माणी की ट्रिब्यूटरी है, वो सदर्न साइड पे इस तरह से मूव करती है। तो ब्रह्माणी की जो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी है साउथ कोयल और शंख दोनों ही छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिन होती है। तो ये रिवर थी सुवर्ण रेखा, बैतराणी और ब्रह्माणी। उसके बाद महानदी रिवर, महानदी रिवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ ओडिशा। महानदी रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो अलग अलग जगह से ओरिजिनेट होती है, राइट। उसकी जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है शिवनाथ, हसदो एंड मंद, और उसकी राइट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ओंग और तेल। यहाँ जो महानदी है उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट डैम लोकेटेड है वो हीराकुंड डैम, राइट। यहाँ पे तालचेर करके एक थर्मल पावर स्टेशन है, वो उसके कोल रिजर्व के लिए भी ये रीजन जाना जाता है। उसके बाद ऋषिकुल्या रिवर, महानदी के नीचे जो चिल्का लेक है उसके नीचे बहुत ही छोटी सी ये ऋषिकुल्या रिवर पास होती है, राइट। उसका जो यहाँ पे ओरिजिन है वो नयागढ़ हिल है, वहां से ओरिजिनेट होती है। उसका माउथ जिसे गंजम कोस्ट कहते हैं, यहाँ पे ये एरिया वो जाना जाता है ऑलिव रिडली टर्टल्स के मास हैचिंग के लिए। ऑलिव रिडली टर्टल्स, पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन टर्टल्स एंड टॉर्टोइज। टॉर्टोइज यानी ऐसे कि जो लैंड में रहते हैं, यानी कि जो लैंड पे रहने वाले जो होते हैं उसे टर्टल्स कहते हैं, और जो
पानी में रहते हैं उन्हें टॉर्टोइज कहते हैं। सॉरी मैंने उल्टा कहा। टर्टल लिविंग इन द ओशन एंड टॉर्टोइज लिविंग इन द ऑन द लैंड। जो टर्टल्स है उसमें ये ऑलिव रिडली जो टर्टल की स्पीसीज है, उन टर्टल्स में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर जिसकी हो तो वो है ऑलिव रिडली टर्टल्स। ये ऑलिव रिडली टर्टल्स सिर्फ ट्रॉपिकल वाटर में पाए जाते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन के ट्रॉपिकल वाटर्स में ही ये ऑलिव रिडली टर्टल्स पाए जाते हैं। इनका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है। टर्टल्स की स्पीसीज में ये उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन उनकी खुद की पॉपुलेशन अब एंडेंजर्ड हो चुकी है। ऑलिव रिडली टर्टल्स की एक खासियत यह है कि ये बहुत ही ज्यादा ग्रुप में ट्रैवल करते हैं और पूरे की थाउजेंड्स ऑफ फीमेल उनके ग्रुप की एक साथ मास हैचिंग करती है। उनकी एक सीजन होती है, कोस्टल रीजन पे वो आती हैं और इतने ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ फीमेल टर्टल्स कम टू द कोस्ट एंड दे डू मास हैचिंग। इस यूनिक थिंग को उनको कहते हैं अरिबाड़ा। और ओडिशा का जो गंजम कोस्ट है तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट उनकी मास हैचिंग साइट है ऑलिव रिडली टर्टल्स, राइट। ओडिशा को लार्जेस्ट मास हैचिंग साइट ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स इन द वर्ल्ड। तो ये ऋषिकुल्या रिवर जो है उसके लिए जानी जाती है। यहाँ पे ओडिशा कोस्ट में, गंजम कोस्ट में, उसमें कंजर्वेशन के लिए इस ऑलिव रिडली टर्टल्स की जब मास हैचिंग होती है तब उस कोस्ट में जाने के लिए काफी रिस्ट्रिक्शन होता है ताकि उनकी मास हैचिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्रिएट ना हो, पोचिंग ना हो, राइट। वहां पे रिस्ट्रिक्शन होता है कोस्ट पर जाने के लिए। प्लस वहां पे रात को नाइट टाइम में लाइट्स बंद कर दी जाती है क्योंकि जो छोटे छोटे उनके जो बेबीज होते हैं वो अगर लाइट को देखेंगे तो कोस्टल साइड पर आ जाएंगे, ना कि बल्कि उनको जाना है पानी की साइड पे। तो उस टाइम पे काफी ज्यादा जो है वहां पे रिस्ट्रिक्शन होता है, काफी ज्यादा तकेदारी की जाती है ताकि इनकी जो अरिबाड़ा प्रोसेस है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर सकें, राइट। तो दिस इज द ऋषिकुल्या माउथ या हम कह सकते हैं गंजम कोस्ट ऑफ ओडिशा। और एक इम्पोर्टेंट हमारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास से ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र में। उसकी बहुत ज्यादा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन एक ही इम्पोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से मंजरा। यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड से चालू करूंगी तो ओडिशा में से सिलूरी और सबरी उसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद है इंद्रावती। इंद्रावती पे एक फॉल जो है वो लोकेट इम्पोर्टेंट आई फॉरगॉट दिस नेम, आई थिंक इंद्रावती फॉल है यहाँ पे। उसके बाद 3 उसकी ट्रिब्यूटरी है, वैनगंगा, वर्धा एंड पैनगंगा। वैनगंगा, वर्धा और पैनगंगा कंबाइंडली नोन एज अ प्राणहिता, राइट। तो सिलेरू, सबरी, इंद्रावती देन प्राणहिता, ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी गोदावरी की। उसकी एक ही है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मांजर या मांजरा। गोदावरी और मांजर के बीच में बालाघाट जो हमारी सह्याद्री है उसका पोर्शन, बालाघाट गोदावरी और मांजरा के बीच में। उसके बाद की रिवर कृष्णा, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, वहां से कृष्णा जो है यहाँ से वो ओरिजिनेट होती है। उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में फर्स्ट आएगी मूसी, हैदराबाद जिसपे लोकेटेड है ये मूसी उसकी ट्रिब्यूटरी। उसके बाद भीमा, भीमा की ट्रिब्यूटरी यहाँ पे सीना और एक ट्रिब्यूटरी है कोयना, जहाँ पे कोयना डैम बना था और मैंने कहा था ह्यूमनली इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, जहाँ पे उस डैम की बनने की वजह से अर्थक्वेक हुआ था, वो कोयना रिवर यहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद कृष्णा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी घाट प्रभा और मालप्रभा जो मेन रिवर से ही मर्ज हो जाती है, और है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा मर्ज होती है, और देन है हगरी। तो ये सारी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। उसके बाद गोदावरी, कृष्णा और उसके बाद है पेन्नर या पेन्नेरू। कर्नाटक के पास एक पीक है नंदीदुर्ग, वहां से नियर बैंगलोर, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। उसकी ट्रिब्यूटरी कुंदेर, चरावती, पापाग्नि, पुंचू रिवर, ये भी रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट रिवर है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर ताल कावेरी से निकलती है, यहाँ से ब्रह्मागिरी हिल्स है, वहां की तल कावेरी में से कावेरी जो ओरिजिनेट होती है। ऊपर की उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखें तो शिमशा और हेमवती है। नीचे है कबानी, भवानी, नोएल, अमरावती। कोयम्बतूर जो सिटी है तमिलनाडु का, वो नोएल पे लोकेटेड है। देन लास्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर वैगई रिवर। वैगई रिवर यहाँ पे वरुषण करके हिल्स है नियर अनामलाई और पालनी हिल्स, उसके साइड पे ये हिल्स है, वहां से ये वैगई रिवर ओरिजिनेट होती है। मदुरई इस रिवर पे लोकेटेड है।
ये ड्राई चैनल है, कभी कभी डिसअपेयर होती है, रीअपेयर होती है, ज्यादा पानी का वॉल्यूम इसमें रहता नहीं, तो समर में ड्राई रहती है एंड अपीयर रीअपेयरिंग ये होती रहती है। 2002 क्वेश्चन में देखते हैं करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, उसमें नॉर्थ टू साउथ हमें सीक्वेंस में लाना है। सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी और वैगई। सुवर्ण रेखा जो ओडिशा में थी, देन महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर आएगी, फिर कावेरी और फिर वैगई। सुवर्ण रेखा पहले आएगी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नर और वैगई। हमें देखा पेन्नर जो है कृष्णा और कावेरी के बीच में। महानदी, सुवर्ण रेखा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नर और वैगई, या महानदी, सुवर्ण रेखा, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वैगई या पेन्नर। सबसे पहले सुवर्ण रेखा आएगी, फिर बैतराणी, ब्रह्माणी, फिर महानदी, राइट। महानदी के बाद गोदावरी आएगी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद आएगी पेन्नर, पेन्नर के बाद आएगी कावेरी, कावेरी के बाद आएगी वैगई। तो आंसर आई गेस विल बी ए, जो यहाँ पर है। सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी एंड वैगई, राइट। ऐसा रीजनिंग है। ए, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुला हैव नो डेल्टास। दिस रिवर डू नॉट कैरी एनी एल्यूवियल सेडिमेंट्स। Yes, true. Both correct. And explanation is A. Yeah, both correct. R is not correct explanation. A true, R false. Yeah, A false, R false. A true, R true. The answer will be A. Right? मैंने पहले बताया कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर के पास इतना एल्यूवियम नहीं होता है कि डेल्टा क्रिएट कर पाए। डेल्टा हमेशा जो होता है किसी भी रिवर का इरोजन के डिपोजिशन से ही बनता है, राइट। रिवर अपने 3 स्टेज से पास होती है, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज और सलाइन स्टेज। सलाइन स्टेज यानी कि उसका ओल्ड एज। ओल्ड एज में अपना डिपोजिशन जो है वो सारा अपना एल्यूवियम डिपोजिट करती है। यूथफुल स्टेज में सिर्फ इरोजन का काम करती है, वी शेप वेली बना के वो सिर्फ इरोजन का काम करती है। मैच्योर स्टेज में वो वी शेप वेली ब्रॉड हो जाती है, हॉरिजॉन्टल इरोजन होता है और वहां पे वो थोड़ी सी स्लगिश होना स्टार्ट करती है। डेल्टा रीजन यानी उसका सनाइल स्टेज में आती है, बहुत ही ज्यादा स्लगिश हो जाती है, उसके पास इतना फोर्स नहीं होता कि वो सेडिमेंट को और आगे कैरी कर पाए। वहीं पे वो वहां पे डिपोजिट कर देती है अपने एल्यूवियम और वहां पे डेल्टा क्रिएट होता है, राइट। तो ऐसे स्टेज ऐसा पास करने के लिए 3 स्टेज पास करने के लिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर को इतनी लेंथ ही नहीं मिलती, राइट। डिपोजिशन नहीं होता, इसलिए वहां पे डेल्टा क्रिएट नहीं होता। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे बहुत ही पुराना ये इश्यू है, पूरा टॉपिक बहुत पुराना है, बट सुप्रीम कोर्ट बार बार स्टेटमेंट दे रही है, गवर्नमेंट को पूछ रही है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, इसके आगे हमने क्या किया है। प्लस अब जब नई गवर्नमेंट आई है वो भी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को फोकस कर रही है। तो लेट्स जस्ट टेक एन ओवरव्यू कि ये प्रोजेक्ट है क्या और उसकी फिजिबिलिटी है या नहीं है। करेंगे तो उसे फायदा है, अगर करेंगे तो नुकसान क्या है, राइट। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ब्रीफली हम ले लेते हैं। द रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम 19th सेंचुरी में उसे रेकमेंड किया था सर आर्थर कॉटन ने, ब्रिटिश ने उसे रेकमेंड किया था। इसका एम यह है कि जो हमारी नर्दर्न रिवर्स है, राइट, हमें पता है कि उनका वॉल्यूम वो पेरिनियल रिवर है, 12 महीने वहां पे पानी रहता है। तो उन रिवर के सरप्लस को हम सदर्न रिवर में ला सकते हैं, जो हमारी पेनिनसुला रिवर है। हम नर्दर्न रिवर और सदर्न रिवर को कनेक्ट कर दे ताकि नर्दर्न रिवर का सरप्लस को हम पेनिनसुलर रिवर में ट्रांसफर कर पाए, राइट, ताकि वहां पे पानी की जो है पानी मिलने की ज्यादा जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। उसके बाद KL राव जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स उस टाइम पे थी, वहां पे भी उन्होंने रेकमेंड की थी गंगा कावेरी लिंक, इन्हें गंगा और कावेरी को लिंकिंग करना। एक और पायलट थे दिनशा दस्तूर, उसने भी इस तरह की कैनाल बनाने की बात की थी, एक गारलैंड कैनाल, यानी कि पहले तो नर्दर्न रिवर को आप कनेक्ट कर दो सारी और सदर्न रिवर को सारी कनेक्ट कर दो और फिर उन दोनों रिवर को हम कनेक्ट करेंगे। तो इस सारे प्रोजेक्ट को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कहते हैं। इस प्रोजेक्ट में जो फाइनल हुआ है वो ये है कि गंगा का पानी या ब्रह्मपुत्र का जो पानी है उसे हम सदर्न साइड पे, ईस्ट और वेस्ट साइड पे हमें देना है यूजिंग 14 कैनाल्स। दूसरी चीज हमें ये करनी कि सारी पेनिनसुलर रिवर्स जो है उनको हमें 16 कैनाल से कनेक्ट करना है, राइट। तो पहले सदर्न रिवर्स को 16 कैनाल से कनेक्ट करो, नर्दर्न रिवर को 14 कैनाल से कनेक्ट करते हुए सदर्न रिवर्स को दो। तो टोटली देखिए आप कितनी कैनाल्स बनानी पड़ेगी। लार्जेस्ट, अगर ये प्रोजेक्ट हमने एक्सिक्यूट कर दिया तो इट विल बी द लार्जेस्ट इंटर लिंकिंग ऐसा कोई रिवर बेसिन का प्रोजेक्ट बनेगा वर्ल्ड में, अगर एग्जीक्यूट किया गया तो।
लेकिन हमारे इंडिया में अगर कोई प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन, उसकी जो पेस इतनी ज्यादा स्पीड में होती है हमारे यहाँ की, इस पूरे प्रोजेक्ट को खत्म करने में 50 to 100 ईयर्स लग जाएंगे। कितनी ज्यादा कैनाल से डैम्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन इससे 35 गीगावाट्स तक की एनर्जी भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट्स क्वाइट बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसके फायदे क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फ्लड और ड्रॉट को मैनेज कर पाएंगे, राइट। जहां हमने देखा कोसी रिवर है, गंगा यमुना में जो फ्लड आता रहता है, तो सरप्लस रिवर को हम सदर्न इंडिया में ले जाएंगे जहां पे पानी की शॉर्टेज रहती है, पानी की डेफिसिट होती है, तो वहां पे फ्लड कमाएंगे। प्लस अगर ड्रॉट रीजन है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, नीचे तेलंगाना प्लेटू है, रायलसीमा रीजन है, वो सारे ड्राई रीजन है, वहां पे हम पानी दे पाएंगे, तो वहां पे ड्रॉट की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे। इरिगेशन नेटवर्क को एक्सपांड कर पाएंगे तो हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत फायदा होगा, राइट। इरिगेशन का भी लेवल हमारे यहाँ बहुत ही कम है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी ज्यादा हम दे पाएंगे सभी जगहों पे। 3 फेवर है, लेकिन उसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। सबसे पहले हमने कहा कि नॉर्दर्न रिवर की जो सरप्लस वाटर है उससे हम सदर्न रिवर में लाएंगे, लेकिन नॉर्दर्न रिवर में सरप्लस कब होता है? मॉनसून सीजन में, राइट। समर सीजन जब आएगा तब नॉर्दर्न रिवर के वाटर में सरप्लस नहीं होगा। हाँ, पानी होगा बिकॉज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, लेकिन वो सरप्लस रिवर पे नहीं होगा कि उसे सदर्न साइड पे लाया जाए, राइट। और जब मानसून के सीजन में सदर्न साइड पे पानी लाएंगे तो मानसून सीजन में तो सदर्न रिवर में भी वाटर सरप्लस होगा। तो दोनों ही नॉर्दर्न और सदर्न रिवर का जो सरप्लस वाटर का टाइमिंग है वो एक ही है, राइट। तो इसीलिए ऐसा भी नहीं होगा कि समर में सरप्लस हुआ तो हमें वहां पे नॉर्दर्न टू साउथ कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम तो यह आएगा कि कब हम सरप्लस को नॉर्थ टू साउथ ले जाएंगे। सेकंड, इतने सारे डैम्स एंड कैनाल्स जो क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले इकोलॉजिकली डैम्स और कैनाल्स क्रिएट करना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इकोलॉजिकली। और फ्लड को अगर हमें रोकना है तो फ्लड को रोकने के लिए भी डैम्स और कैनाल इट्स नॉट द प्रॉपर ऑप्शन। मैंने पहले बताया कि रिवर को अगर हम डैम करते हैं, अगर यहाँ पे हम बैरेज क्रिएट करते हैं तो उसके नेचुरल फ्लो को हम ब्लॉक करते हैं। इसकी वजह से उसकी जो रिवराइन इकोलॉजी है, उसके जो फिश है, सारी उसकी जो भी बायोडाइवर्सिटी है, उसको वो डैमेज हो जाती है। उसके बाद ब्लॉक करते हैं, उसका सारा सेडिमेंट बैरेज के पास ब्लॉक हो जाता है। और फ्लड टाइम पे जब वो फ्लड गेट ओपन किए जाते हैं, सारे सेडिमेंट एक साथ हम ऊपर डाउन स्ट्रीम भेजते हैं, तो ऊपर से फ्लड जो होता है वो डैम्स ज्यादा वर्स्ट करते हैं। फिर फ्लड जो है डैम्स और कैनाल से रोके नहीं जा सकते। और डैम्स और कैनाल्स क्रिएट करने के बाद जितना क्रिएशन में जितना खर्चा होता है उतना ही उनके मेंटेनेंस में खर्चा होता है, क्योंकि कैनाल्स अगर हम बनाते हैं तो रिवर के सेडिमेंट्स उस कैनाल्स को जो है उसकी डेप्थ कम करते जाते हैं, और इसीलिए कैनाल्स में ईयरली बेस पे वहां पे ड्रेजिंग की जाती है, उनको सेडिमेंट्स को निकाला जाता है, राइट। और इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो कैनाल्स और डैम्स आर नॉट गुड ऑप्शन फॉर फ्लड एंड ड्रॉट प्रोसेसेस। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसके अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट है वो है ज्योग्राफिकल आर्ग्यूमेंट। हम नॉर्दर्न रिवर को पेनिनसुलर रिवर को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। अब नॉर्दर्न रिवर नॉर्दर्न प्लेन्स में लोकेटेड है, लोअर रीजन, और पेनिनसुलर जो सदर्न रिवर है प्लेट्यू में, उसके ऊपर लोकेटेड है। नॉर्दर्न रिवर के सरप्लस को सदर्न साइड पे जाने के लिए हमें नॉर्दर्न रिवर की रिवर्स को, उनके पानी को पंप करके प्लेट्यू में पहुंचाना पड़ेगा। और उस पंपिंग में आप सोचिए कितनी डिफिकल्टी है, कितना चैलेंजिंग है। इतनी बड़ी गंगा यमुना रिवर्स की, इतने बड़े कैनाल्स को, इतने बड़े वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम किस तरह पंप करके प्लेट्यू रीजन में ले जाके हम गोदावरी या पेनिनसुलर रिवर से कनेक्ट करेंगे। उस पंपिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी जाएगी हमारी। हमने कहा कि 35 गीगावाट्स एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द एनर्जी इस पंपिंग में चली जाएगी और हमें हाथ में बहुत ही कम एनर्जी मिलेगी। उसके बाद जब डैम्स और कैनाल बनाने होते हैं तब सबसे ज्यादा नुकसान फॉरेस्ट का होता है, विलेजेस का होता है, फार्मर्स और ट्राइबल कम्युनिटीज का होता है। इतनी ज्यादा 14 और 16 कैनाल्स जब बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे, तो सोचिए कितनी ज्यादा फॉरेस्ट का संवर्जन होगा। उसमें रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटीज, उनका रिलोकेशन, उनका रिहेबिलिटेशन, राइट। इवन विलेजेस जो सबमर्ज होंगे, उनका एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड हमारा सबमर्ज होगा। तो कितनी ज्यादा कैनाल्स और डैम्स में हमारे विलेज और फॉरेस्ट सबमर्ज हो जाएंगे। और एमपी के साइड पे जो हमारा फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, वो सबसे ज्यादा हमारा फॉरेस्ट कवर है। तो वहां पे अगर कैनाल्स बनेगी तो हमारे इकोलॉजी के लिए भी डैमेज है। पहले बताया ब्लॉकिंग ऑफ रिवर्स डैमेज टू रिवराइन इकोसिस्टम। तो डैम्स और कैनाल से हमारे पूरे इंडिया की जो नेचुरल रिवराइन सिस्टम है उसको अफेक्ट होगा।
सोचिए हमें एक दो डैम बनाने होते हैं। जब सरदार सरोवर डैम बना था या नीचे साउथ इंडिया में भी कोई भी डैम बनता है तो 2-3 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट चलते हैं जो सालों तक चलता है। इतनी बड़ी कैनाल्स पूरे इंडिया में हम जब पूरा कैनाल का नेटवर्क करेंगे तो कितने ज्यादा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाएंगे। हर एक स्टेट में कितना पानी देना है, कहां से कौन सी कैनाल पास होगी, वहां पे उनके दोनों के बीच में वाटर शेयरिंग, कितने ज्यादा डिस्प्यूट होंगे। प्लस जो हमारी रिवर है, जो इंटरनेशनल रिवर है, जो रिवर्स तिब्बत में से निकलती है, नेपाल में से निकलती है, भूटान से क्रॉस होती हुई आती है या पाकिस्तान में जाती है, उन सभी कंट्रीज के साथ हमें कंसल्टेशन करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा कंसल्टेशन करना पड़ेगा बांग्लादेश के साथ, क्योंकि अगर गंगा और ब्रह्मपुत्र का पानी हम डाइवर्ट कर रहे हैं तो पानी कम पहुंचेगा बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के साथ भी हमें वाटर शेयरिंग ट्रीटी करनी पड़ेगी, कंसल्टेशन करना पड़ेगा, राइट। तो पूरा जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट आप देखिए, फुल ऑफ चैलेंजेस। जितना फायदा है उससे अगेंस्ट में बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी हैं, ज्योग्राफिकल चैलेंजेस, पॉलिटिकल चैलेंजेस, इकोनॉमिकल चैलेंजेस, राइट। तो पूरा लिंकिंग जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू एग्जीक्यूट।